हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके 12th 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी किताब के वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। आपका बेसिक क्वेश्चन है ये, लगभग ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है। कूलाम का नियम और गॉस की प्रमेय, ये मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, भले 2 नंबर में पूछे जाएँ या मैक्सिमम 5 नंबर में पूछे जाएँ। ठीक है, लेकिन पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आपको इतनी थ्योरी लिख देनी है। ठीक है, बताना क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार, जो कूलाम हमारा नियम कहते हैं वो क्या, कूलाम का जो नियम है वो हमारा क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश, यानी कोई दो बिंदु आवेश लगे हैं। ठीक है, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी कि एफ दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो दो आवेश हो रहे होंगे उनको Q1 Q2, जो हमारे दो आवेश रहते हैं। ठीक है, दो आवेश जो रहते हैं तो उनके समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको लिख देने के बाद फिर क्या दिखाना है, ये देखिए दो आवेश मैंने लिए हुए थे, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने दे दिए AB, और आवेश हमारे Q1 Q2। इन दोनों के जो दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या होगा, उनके बल के लगने वाले बल के समानुपाती तथा जो उनके बीच की दूरी होगी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर देखिए F जो फोर्स है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिखाया गया है, Q1 Q2 के। ठीक है, और ये F क्या है, 1/r²। ये प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। ठीक है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो तो यहाँ से हमें दो कंडीशन बन गई, समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से दो समीकरण बन गई। तो पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के बराबर रखते हैं, तो F प्रोपोर्शनल तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2/r²। इधर ये तो F सेम रहेगा, तो इधर एक F लिया, Q1 Q2 ऊपर है और r² नीचे है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो Q1 Q2/r² आएगा। या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, F इजक्वल टू K डॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, K लगेगा। K क्या है, कूलाम कांस्टेंट है। यहाँ पर मतलब अनुक्रमानुपाती का जब साइन हटता है तो यहाँ क्या लगाते हैं, K लगाते हैं। K क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, के कांस्टेंट रहेगा। तो आगे क्या लिखेंगे, F इजक्वल टू 1/4πε0 के डॉट Q1 Q2/r²। ये जो आपने वैल्यू देख रहे हैं 1/4πε0 के, ये पर क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा के साथ पूरा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 1/4πε0 इजक्वल टू, इसकी भी कोई वैल्यू होती है, कांस्टेंट है तो इसकी भी कोई वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और के क्या होती है, के जो होता है एयर के लिए क्या रहती है, के की वैल्यू 1 होती है। जो वायु एयर में के की वैल्यू 1 रहेगी। तो अगर के एयर में जब के की वैल्यू 1 रहेगी तो यहाँ 1 तो मतलब 1 ही हो जाएगा। तो टोटल वापस क्या आ जाएगा, 1/4πε0। तो ठीक है, जो यही आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर है। तो फाइनली हम लोग क्या ले सकते हैं, F इजक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं तो 1/4πε0 की जगह आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹। ठीक है, तो 9 × 10⁹ भी अगर आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली इसका फॉर्मूले में यूज़ होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली इसका क्वेश्चन में यूज़ होता है। आपसे न्यूमेरिकल जब होगा तो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू याद रखनी होगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा कूलाम का नियम था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखना है। मतलब क्या क्या लिखना है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का उसकी परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है व उसकी विमा लिखनी है क्या होती है। तो देखिए पहले परिभाषा देख लीजिए, 3 लाइन की छोटी सी परिभाषा है, मोस्टली 3 नंबर में तो पूछी जाएगी। अगर आपसे ये दोनों पूछ लेता है, मात्रक और विमा, तो 5 नंबर तो आपके बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, तो इस पर आपको क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका आप फिर क्या बोला था, इसका मात्रक और विमा। तो मात्रक और विमा निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, पहले आपको उसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई से दिखाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, ई इक्वल टू F/Q0। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन यानी F यानी कि ऊपर फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये Q यानी कि आवेश है, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विमा भी निकाल लेंगे। तो विमा क्या है, MLT-3A-1। इसकी निकालेंगे विमा, और प्लस इसकी विमा निकालेंगे, दोनों को ऊपर ले आएंगे तो क्या बनेगा, तो क्षेत्र की तीव्रता की विमा बनेगी MLT-3A-1। ठीक, राशि भी बता सकते हैं आप। राशि कैसी है, राशि सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसके जो चलने के लिए देखिए यहाँ पर दिखाया गया, इसकी दिशा और परिमाण दोनों चाहिए होते हैं, तो ये सदिश राशि है। ठीक,
तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा गया बहुत बार कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति पर, कोई हमारी निरक्षीय स्थिति, वहाँ पर हमको वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। माना हमने दो आवेश ले लेंगे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ इनकी इनकी कुछ आर दूरी पर एक पॉइंट रखा है पी, वहाँ से हमको उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वहाँ पर हमको वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, तो उसके पहले थ्योरी लिखेंगे। माना द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना हमको करनी है। यहाँ पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर दो देखिए ट्रायंगल बनना है हमारे, ये ट्रायंगल बनना है ए ओ पी, दूसरा बनना है बी ओ पी। ये हमारे ठीक है, ये हमारे दो ट्रायंगल बनना है। तो पहले हम पहले वाले ट्रायंगल में देखते हैं ए पी ओ में। ए पी ओ में क्या हो जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि ए पी है हमारा, ठीक है, और कर्ण और इज इक्वल टू लंब क्या है, पी ओ, यानी कि पी ओ की वैल्यू हमको दी हुई आर है, तो इसको हम आर स्क्वायर लिख देंगे, तो इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार क्या है एल, तो इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए पी, यहाँ से आप जानते होंगे स्क्वायर हटता है, तो इस वाले में क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो अंडर रूट इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ ए पी इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या रहेगी, ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि बी पी जो ए पी की वैल्यू आएगी वही तो हमारी बी पी की वैल्यू भी आएगी। देखिए जो हमारे पास यहाँ है वही कंडीशन हमारे पास यहाँ होगी, भाई इसके लिए भी क्या होगा, पी पी हमारे पास कुछ होगा नहीं, लेकिन आर इसके साथ भी होगा, एल इसके भी साथ भी होगा। तो हम कह सकते हैं जो ए पी की वैल्यू आएगी हमारी वही हमारी बी पी की वैल्यू आएगी। तो हम बराबर हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण निकल के आ गए दोनों ट्रायंगल्स के। अब इस ट्रायंगल में देखिए पहले प्लस क्यू के कारण हमको देखना है। तो पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या निकलेगा, वी वन इक्वल टू 1/4 के डॉट क्यू वन बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण निकलेगा। माइनस क्यू के कारण क्या निकलेगा, वी टू जो हमारा निकलेगा दूसरा, वो 1/4 के डॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू के कारण निकलेगा, ठीक है, और ये माइनस क्यू के कारण, दो आवेशों के कारण निकलेगा अलग अलग। ठीक है, अब हमने V1 और V2 निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना, जो बिंदु P पर हमारा विभव लग रहा है उसको कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, भाई इन दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो हमारा परिणामी विभव निकल के आएगा। ठीक है, तो परिणामी विभव निकालने के लिए इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो V इक्वल टू ये वाला V1 की वैल्यू रख देंगे और यहाँ प्लस ये V2 की वैल्यू रख देंगे। प्लस के बाद यहाँ पर V2 की देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो ये प्लस, तो ये वाला प्लस और इनका माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, अब माइनस जैसे लगेगा तो ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा भाई, ये पूरा ही देखिए, पूरा माइनस का और ये पूरा प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू 0। यानी कि यही हमारा प्रूफ, यही हमारी प्रूविंग होगी। यानी कि किसी भी मतलब बिंदु P पर जो हमारा परिणामी विभव निकलेगा फाइनल, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, परिणामी विभव जो होगा वो 0 होगा। यही आपको प्रूफ कर देना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ठीक है, समझाइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताएंगे किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग आधा ना, यानी आधा ना हिंदी के आधा ना से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, आधा ना, तो आधा ना क्या है, आधा ना इक्वल टू यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी कि लिखा हुआ है ना, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित है जो, उसी को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, आगे आपको बता देना इसका मात्रक भी। ठीक है, मात्रक पूछा नहीं गया, लेकिन अपने आप तरफ से मात्रक भी हो सकता है, पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा रहा तब भी आप लिख दीजिए। इससे एग्जामिनर पर क्या होता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, कि इसका मतलब बच्चे को इसके बारे में पता है। तो मात्रक आप लिखेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और एरिया यानी कि ये एरिया होता है इसका क्या होता है, मीटर। तो आप लिखेंगे मात्रक इक्वल टू कूलाम पर मीटर, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लारेंज बल क्या है। लारेंज बल क्या है इसको समझाइए, इसका सदिश रूप भी लिखिए। तो लारेंज बल क्या होता है, तो जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे हम लोग लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल, ठीक है, ये होता है लारेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र। तो लारेंज बल का सूत्र लिखेंगे आप, एफ इजिकल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये हमारा लारेंज बल होता है। ठीक है, इसका सदिश रूप भी बोला था लिखने के लिए, तो सदिश रूप क्या होता है इसका, एफ इजिकल्स टू, एफ के ऊपर एरो दिखाएंगे मतलब सदिश है ये। ठीक है, एरो का मतलब है सदिश जा रहा है किसके तरफ, इक्वल टू क्यू डॉट वी क्रॉस बी, है ना, वी फॉर ये वैन वाला और ये बी बॉल वाला है। ठीक है, तो ये क्रॉस, ये दोनों वेक्टर लगे हैं, क्रॉस फॉर्म में लिख देंगे तो ये सदिश रूप है हमारा। ठीक है, तो ये सदिश रूप है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसकी परिभाषा और विशेषताएं बतानी। तो समविभव पृष्ठ याद रखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा भी मान लेते हैं कि सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पर यहाँ पर एक मध्य पॉइंट है, सर्कल पर एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, विद्युत विभव लगा रहे हैं, ठीक है, विभव समान लगा है क्योंकि ये सर्कल एक तरफ, हर तरफ ये विभव इसमें जो जा रहा है वो हर तरफ विभव समान जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समविभव पृष्ठ वो होता है जिसके हर बिंदु पर विभव समान होता है, तो वही हमारा समविभव पृष्ठ होता है। अब आगे बोल रहा था इसकी विशेषताएं, कुछ की विशेषताएं बता देनी। विशेषताएं क्या हैं, पहला, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये आप एरो देख रहे हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। दूसरा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, यानी कि अगर यहाँ भी 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा, इधर भी 2 वोल्ट आएगा, इधर भी 2 वोल्ट जाएगा, हर जगह 2 वोल्ट ही जाएगा। ये हमारा इसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा इसकी विशेषता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। देख रहे हैं आप विद्युत क्षेत्र जो हमारा उसके लंबवत जा रहे हैं सारे, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है और किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर रहा है किसी को, ठीक है, तो ये लंबवत होते हैं। फिर चौथा, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, यानी कि, ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। फिर फ्रेंड्स अगला है लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, बस इतना है। कभी आपसे या तेलुगु में पूछा जा सकता है कि न्यूटन का सूत्र लिखिए लेंस के अपवर्तन के लिए, तो क्या है इसका सूत्र, देखिए x1.x2 इक्वल टू f1.f1, ठीक है, f1.f2 होगा, x1.x2 इक्वल टू f1.f2। यहाँ पर x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, ठीक है, यहाँ इतना आप लिख सकते हैं, ये न्यूटन का लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र दिया था उन्होंने, ठीक। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं उनके बारे में बताना है आपको। तो पहला ये आप लिखेंगे, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, इतना आपने लिख दिया ना है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगों में आपको इसके बताने गुण, तो गुण में आप बताएंगे, पहला जैसे ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, ठीक है। दूसरा, ये इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, मतलब इनको चलने के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है, इनकी जो इतनी एनर्जी होती है वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में विभाजित होती है, ठीक। फिर चौथा, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये जो तरंगे होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक है, इतना सा आपको बता देना है, ठीक है। अगला है ये आपसे न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा सकता है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है, इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको दिया गया प्रिज्म कोण a बराबर a, यानी कि प्रिज्म कोण दिया है, ठीक है, n ये फॉर्मूला, तो n इक्वल टू क्या दिया है, यानी कि अपवर्तनांक क्या है, n इक्वल टू कॉसेक a/2। डेल आपको क्या बताना है, न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल m इक्वल टू, हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क। उसके पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, n इक्वल, ये स्नेल का नियम होता है हमारा, किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है, ठीक। क्या आप बताएंगे इसमें, n इक्वल टू साइन a प्लस लैम्डा m/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है। n यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है, साइन कोई एंगल है, a हमारा प्रिज्म कोण है, और डेल m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। a/2 आप समझ रहे हैं, जो प्रिज्म है उसका हाफ, ठीक। तो इतना सा ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले में हम इसको वैल्यू को रखेंगे। तो n जो हमको दिया हुआ है, n जो दिया है वो कॉसेक a/2, तो n की जगह हम रख देंगे कॉसेक a/2, बाकी ये वाला फॉर्मूला तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए कॉसेक a/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a/2, यानी कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसलिए हमने कॉसेक a/2 क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन a/2। यहाँ पर क्या था, साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2, तो साइन a/2 से, तो फिर साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, और इधर बचेगा साइन a प्लस डेल m/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर का इधर उधर का इधर चेंज कर सकते हैं, तो साइन, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। यहाँ क्या आएगा, साइन a प्लस डेल m/2 इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन अगर हम इधर रखें, a प्लस डेल m/2 रखें, तो हम जानते हैं कि साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, मतलब 1 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमने 1 को क्या लिख दिया, साइन 90, ठीक, साइन 90 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे मैथ के रूल के हिसाब से क्या होता है, जो सेम होते हैं वो नंबर कर सकते हैं, साइन और साइन से एंगल का मतलब, ये साइन जो होती है वैल्यू, वो वैल्यू जल, तो मतलब साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, a प्लस डेल m/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तब यहाँ पर क्या, a प्लस डेल m रहेगा, और ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर डेल m क्या आ जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण हमारा इधर रहेगा, और ये a जो है वो उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल m इक्वल टू 180 माइनस a, यही हमारा न्यूनतम विचलन कोण का मान है, ठीक।
बस ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर फिनिश। इस तरह से भी आपसे पूछा सकता है, ये मोस्टली 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने तरंगिकाओं पर एक कुछ नियम दिए थे, कुछ सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो उनकी हमको व्याख्या करनी, क्या क्या उन्होंने बताया था, ठीक। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना क्या है, पहला नियम क्या है, पहला सिद्धांत क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कोई भी स्रोत जो है हमारा, मान लिया टॉर्च हमने निकाला, ठीक है, टॉर्च की रोशनी मार रहे हैं, तो उस तरफ से जो तरंगे, सारी तरंगें निकलेंगी तो क्या होगा, चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। हम मान के चलते हैं जो टार्च से जो हमारी रोशनी निकल रही है चारों तरफ, मानते हैं ये हमारी टार्च है, ठीक है, ये हमारी टार्च है, यहाँ से हमारी जो चारों तरफ ये रोशनी निकल रही है, क्या होता है, मान लेते हैं अगर हाइगेंस के हिसाब से अगर हम लोग मानते हैं तो क्या होता है कि जो चारों तरफ ये रोशनी निकल रही है आपस में कंपन करती हुई निकल रही है, ठीक है। तो यही हमारा पहला सिद्धांत था हाइगेंस का, ठीक। दूसरा है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम में कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसे नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर पहली जिस स्रोत से निकल रही होगी तरंग, ठीक है, जिस स्रोत से हमारी तरंग निकल रही होगी, फिर से मान लेते हैं यहाँ से स्रोत है, यहाँ से जो तरंगें निकल रही हैं सब, यहाँ से मान लो पहले यहाँ तरंग निकली, फिर यहाँ से फिर से बढ़ जाती है अलग अलग, फिर यहाँ से फिर से अलग अलग बढ़ जाती है। तो मतलब क्या, तरंग निकलने के बाद फिर से अपनी जगह से अलग से बढ़ जाती है। तो मतलब ठीक है, तो मतलब जो प्राथमिक इसकी तरंगिकाएं होती हैं वहाँ से बदल के आगे जो दूसरी तरफ से निकलती है वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा सिद्धांत था हाइगेंस का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, किसी क्षण यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा जाए तो उस क्षण वह तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई किसी समय है ना, किसी समय जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही वहाँ पर स्पर्श करता हुआ अगर हम एक कोई पृष्ठ खींच दें सामने, तो क्या होगा, वो जो क्षण होगा उस क्षण उस समय तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाएगा, ठीक है। वो एक वहाँ पर दिखाएगा कि तरंगाग्र की कोई नई स्थिति उत्पन्न हो चुकी है वहाँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपकी इस वीडियो में बता दिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल पर एक बार नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।